तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिविक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है पावर शेयरिंग। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पावर शेयरिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बात आती है सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। तो पावर शेयरिंग सबसे पहले होता क्या है? तो पावर शेयरिंग वो होता है जिसमें कि हम लोग पावर को शेयर करते हैं अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसा कि हमारे कंट्री में वोटिंग होता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, और उन मेंबर्स के बीच में जो पावर शेयर किया जाता है ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, उसी को हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। तो अब बात आती है बेल्जियम के ऊपर। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है। तो अब बात करें उसके एरिया के बारे में, जैसे कि आप हमारे कंट्री इंडिया को अच्छे से जानते हो, और उसमें से एक स्टेट सिचुएटेड है जिसका नाम है हरियाणा। तो हमारा जो कंट्री बेल्जियम है वो हरियाणा से भी छोटा है एरिया के मामले में। तो आप सपोज कर सकते हो कि कितनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और उसमें एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, और उससे भी छोटा एक कंट्री है बेल्जियम। अब बात आती है इसकी पॉपुलेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो अराउंड हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन के इक्वल है। तो जैसे कि मतलब कि हरियाणा में अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमारे बेल्जियम में 1 करोड़ पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आई होप आपको बात क्लियर होगा। तो अब बात आती है इथनिक कॉम्पोजिशन के ऊपर में। इथनिक कॉम्पोजिशन जिसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को, लैंग्वेज को शेयर करते हैं, और उसमें रिलीजन हटके होता है। मतलब कि हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं जिसमें कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को शेयर करते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं, और अलग अलग डायलेक्ट्स की बोलियां बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है बेल्जियम की इथनिक कॉम्पोजिशन के ऊपर में। तो हमारा जो कंट्री बेल्जियम है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में हमारे 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी, और नीचे वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी, और बाकी के जो 1% बचे हुए जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थे। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो अब बात आती है हमारा बेल्जियम का कैपिटल यानी ब्रुसेल्स के बारे में। तो हमारा जो इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, वो सिचुएटेड है हमारा फ्लेमिश रीजन में। ये मैटर नहीं करता कि ये कहाँ सिचुएटेड है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा फ्लेमिश रीजन में सिचुएटेड है। अब इसके एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो वो कंट्री से बिल्कुल ही अपोजिट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इसको जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है, और बाद में फिर 20% डच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है। तो यहाँ तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे कंट्री में जो मेजॉरिटी होती है वो होती है डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, और जो हमारे कैपिटल में यहाँ पे मेजॉरिटी होती है वो होती है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की। अगर हमारी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे हमारे डच स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर्स जाते हैं तो वही जीतेंगे ना। तो यहाँ पर अगर हमारे कैपिटल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई वार होता है, वार जैसा सिचुएशन आता है, तो कौन जीतेगा? यहाँ पे तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर्स जाते हैं तो वही जीतेंगे ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमारी कंट्री में जो मेजॉरिटी होती है वो होती है डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, और जो यहाँ पे माइनॉरिटी होती है वो होती है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की। तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? डच स्पीकिंग कम्युनिटी को यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए, उनको सरप्रेस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है वो अमीर होती है, रिच होती है, जिनके कारण उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि एजुकेशनल बेनिफिट्स, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, चाहे वो नौकरी में हो या फिर यूनिवर्सिटीज में, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। जिसके कारण यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो सोचते हैं कि हमें जो एजुकेशनल बेनिफिट्स है वो बहुत ही लेटली मिल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है वो भी बहुत लेटली मिल रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वार जैसा सिचुएशन बनेगा। तो उसी के कारण यहाँ पे कंट्री में क्या होता है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। 1960 से लेके 1970 तक यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार चेंज होता है। आप लोग सोच सकते हैं किसी कंट्री का 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना कोई आम बात नहीं है। तो ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज हुआ भाई? तो यहाँ पे कंट्री में जो डिस्प्यूट चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पावर को शेयर किया गया। तो दोनों मेंबर्स से, दोनों कम्युनिटीज के मेंबर्स में इक्वल पावर शेयर किया गया, ताकि ये दोनों कम्युनिटीज ना सोची कि इसको पावर ज्यादा मिल रहा है, इसको कम पावर मिल रहा है। तो होता क्या है, 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार चेंज होता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं भाई? तो पहला चेंज ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसमें जो हमारा डच स्पीकिंग कम्युनिटी होता है और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी होता है, दोनों के मेंबर्स इक्वल रखे जाते हैं, ताकि कोई ये ना सोचे कि इसके मेंबर्स ज्यादा है या इसके मेंबर्स ज्यादा है, ये डोमिनेट कर रहा है, ये वो डोमिनेट कर रहा है। तो इक्वल मेंबर्स को रखने से यहाँ पे क्या होता है, पावर को इक्वली शेयर किया जाता है। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे कंट्री बेल्जियम में कोई नया रूल लाना है या कोई नया लॉ इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमारे दोनों कम्युनिटी से सलाह ली जाएगी। यानी कि हमारे कंट्री में अगर कोई नया लॉ लाना है तो उसके लिए डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से दोनों से इक्वल सलाह ली जाएंगी। उसके बाद ही हमारे कंट्री में कोई नया लॉ इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो हमारे कंट्री में जो सिचुएशन थी वो कुछ अलग थी और जो हमारे कैपिटल में सिचुएशन थी अलग थी।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कैपिटल में भी जो पार्लियामेंट होता है उसमें मेंबर्स को इक्वल रखा जाता है, ताकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और कोई एक दूसरे पे डोमिनेट ना कर सके। तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि वो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया जाता है, और वो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है वो उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। एक्सरसाइज मतलब कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि उसको जो पावर दिया गया है वो बिल्कुल ही खुली तरह से यूज कर सकता है, और वो किस तरह से यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही देने लायक नहीं है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होगा। तो अब हमारा 6 पॉइंट ये होगा कि हमारा जो बेल्जियम होता है उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द सेंस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उसमें जो हमारा गवर्नमेंट होगा वो हमारे मतलब कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो गया, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो गया, डच स्पीकिंग कम्युनिटी होगा, उसमें जो डिस्प्यूट्स होंगे, विवाद होंगे, उसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब कि छोटा बहुत मतलब कि ट्रेडिशंस के लिए हो गया, कल्चर्स के लिए होगा, उसके लिए वो डील करेगा। तो हमारे यहाँ पे जो इतने सारे बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए थे 1970 से लेकर 1993 तक, उसका ये कुछ पॉइंट था। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे जो दो स्पीकिंग कम्युनिटी है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट हो सकता था, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो दिमाग लगाता है और किसी तरह से इसको हैंडल करता है पावर शेयरिंग करके। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि पावर शेयरिंग कितना बड़ा यहाँ पे वेपन बन जाता है इसको रोकने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ब्रसेल्स होता है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा बेल्जियम का मैटर खत्म होता है और सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाते हैं पावर शेयरिंग करके, और इस तरह से हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व होता है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है श्रीलंका के ऊपर में। तो अब बात आती है हमारे दूसरी पार्ट के ऊपर जो कि है हमारा श्रीलंका कंट्री। तो हमारा जो कंट्री श्रीलंका है उसका एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो कुछ ऐसा है, जहाँ पे हमारे 74% सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं, 18% तमिल स्पीकर्स होते हैं, और बाकी के जो 7% बचे वो क्रिश्चियंस होते हैं जो कि बोलते हैं तमिल और सिन्हाला दोनों ही बोलते हैं। तो अब हमारी बात यहाँ पे आके रुकती है हमारे तमिल स्पीकर्स के ऊपर में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप अभी आपको पता चलेगा। तो अब बात आती है हमारे 18% तमिल स्पीकर्स के ऊपर में, जो कि दो पार्ट्स में बटा हुआ है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है 13% श्रीलंकन तमिल्स, और जो हमारा 5% बचा हुआ है वो है इंडियन तमिल्स के ऊपर में। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी थे, तो मैं ये ऐसा खुद नहीं बोल रहा हूँ बल्कि बुक में ये लिखा हुआ है। तो वो जो हमारा इंडियन तमिल्स है वो कैसे वहाँ पे आया, तो ये बात तब की है जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के ऊपर में रूल कर रहे थे। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड। तो उस पीरियड के टाइम में हमारे जो कंट्री के कुछ लोग थे वो माइग्रेट करके श्रीलंका में चले गए थे और वहाँ पे प्लांट फैक्ट्रीज में काम करते थे। तो उस कंट्री में जो लोग गए उसके जो फोरफादर्स थे वहाँ पे जाके जो बसे वो वहीं पे बसे रह गए। तो उस 5% को हम लोग काउंट करते हैं इंडियन तमिल्स के ऊपर में। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आगे बात आती है मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटरिज्म का मतलब होता है कि हमारा जो कोई एक डोमिनेटिंग ग्रुप है वो दूसरे के ऊपर में दबाव बनाए रहे। तो जैसा कि आपने हमारे श्रीलंका का इतनी कॉम्पोजिशन देखा उसमें है 74% सिन्हाला स्पीकर्स। तो वो जो 74% सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं वो हमारे तमिल्स के ऊपर में डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी कि उसको सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मेजोरिटरिज्म, जिसमें कि हमारा जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो किसी को सप्रेस करे, उसी के हिसाब से लॉज बने, कानून बने, उसी को फायदा मिले, तो इसको हम लोग कहते हैं मेजोरिटरिज्म। तो श्रीलंका जो हमारा कंट्री है वो 1948 में आज़ाद होता है, यानी कि हमारा इंडिया कंट्री आज़ाद होता है 1947 में। उसके एक साल बाद हमारा जो कंट्री श्रीलंका है वो आज़ाद हो जाता है। तो 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें कि हमारा जो पार्लियामेंट होता है श्रीलंका को उसमें सिर्फ सिन्हाला की मेंबर्स होते हैं और वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, मतलब कि एक तरह से वो राज ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भाई जो हमारे ये तमिल स्पीकर्स हैं उनको तो बुरा लगेगा ही ना भाई, क्योंकि वो डोमिनेट हो रहे हैं, वो दब के रह रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना एजुकेशनल बेनिफिट मिल रहा है, ना इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल रहा है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ तो करेंगे। तो वो सोचना है कि हमारा जो ये रिलीजन है, रिलीजन के बेसिस पे भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आपको मैंने अभी तक रिलीजन्स नहीं बताया, तो मैं आपको रिलीजन बता दूं कि 74% जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थे वो बुद्धिज्म थी, और बाद में जो हमारे 18% तमिल स्पीकिंग थी वो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों थी। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगा। तो हमारे जो ये तमिल स्पीकर्स थे वो सोच रहे थे कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट फॉर्म हो रहा है वो हमारे रिलीजन्स को सरप्रेस कर रहा है, कल्चर को सरप्रेस कर रहा है, ट्रेडिशन को सरप्रेस कर रहा है। तो वो चाहते थे कि हम लोग को ये सारे बेनिफिट मिले। तो अब बात आती है जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म होता है श्रीलंका में, जिसमें कि हमारे सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा होती है, वहाँ पे मतलब कि सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर्स भरे हुए थे। तो इसके हिसाब से वो लोग क्या चाहते थे, तो वो लोग चाहते थे कि हम जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है वो हम लोग आसानी से तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी को दबा दे। और 1956 में जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे एक एक्ट पास होता है जिसके तहत सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो भाई अब तमिल स्पीकर्स को तो बुरा लगेगा ही। अब आगे सुनो होता क्या है। तो सिन्हाला जो मतलब कि वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स थे,
तो सिन्हाला स्पीकिंग मेंबर्स अब सोचते हैं कि हम लोग अपने ही कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, तो वो लोग अपने कम्युनिटी को जॉब ऑफर करने लगते हैं, उनका दबदबा होने लगता है, तो हर जगह उन्हीं को बेनिफिट्स मिले जा रही थी और जो हमारा तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी था वो पिछड़ा होते जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। तो इसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही प्रमोट कर रहा था सिन्हाला स्पीकर्स को, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। और जो हमारा उनका जो रिलीजन था बुद्धिज्म, तो वो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा ना, तो उसको भी ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाता है। तो भाई किसी के साथ भी इतना शोषण होगा तो वो आदमी क्या करेगा, वो तो थक हार के आगे विरोधी करेगा ना। तो इसी सब चीजों से थक हार के हमारे जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने लगते हैं, बाद में फिर स्ट्रगल्स करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो ये तमिल लैंग्वेज है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो और हर चीजों में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब्स हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो, हर चीजों में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। 1980s तक हमारे जो तमिल कम्युनिटीज थे वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने लग जाती हैं और वो चाहती है कि हमारा जो ये है कंट्री वो सेपरेट हो जाए, यानी कि तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी अपना एक अलग कंट्री में रहे, उनका हर चीज अलग हो, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, पार्लियामेंट अलग हो, हर चीज अलग हो। अब वो एलम फॉर्म करना चाहती थी। एलम मतलब कि एक पार्टिकुलर कंट्री, यानी कि अलग कंट्री, उन सब चीजों से हट के। अब जो तमिल्स के ऊपर है वो क्या इम्पैक्ट आना शुरू हुए, अब वो लोग जो है अपने आप को एलिनेटेड फील करना शुरू कर दिए। एलिनेटेड मतलब क्या होता है, अकेला फील करना शुरू कर दिए। तो वो अकेला फील करना शुरू कर ही दिए थे। अब साथ ही साथ क्या होता है, हमारे जो वहाँ पे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें क्या हमारा बुद्धिज्म यानी सिन्हाला स्पीकर्स का राज चल रहा होता है, वो सोचते हैं कि इन लोग जो है हमारे मतलब कि जो राइट्स होते हैं उसको छीन रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से वो वंचित होते हैं, बहुत ही मतलब कि अपने आप को डिस्प्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। ये आतंक तो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे थक हार के हमारे जो तमिल स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी भाई किसी के साथ भी इतना शोषण होगा ना वो सह नहीं पाएगा, मैं इतना लिख के देता हूँ। तो तमिल स्पीकर्स क्या करते हैं, अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में वार होना शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब ये चेंज हो जाती है हमारी सिविल वार में। तो सिविल वार का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा वार जो सेम कंट्री के अंदर में लड़ा जाए, वो दो या दो से ज्यादा कम्युनिटी के बीच में लड़ा जाए, तो उसको सिविल वार कहते हैं। और ये सिविल वार कब तक चलती है, 2009 तक। 2009 में जाके ये सिविल वार खत्म होती है और ये सारे डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। ऐसे आपने अंदाजा देखा कि यहाँ पे मतलब कि पावर शेयरिंग नहीं करते हो गवर्नमेंट, आपस में पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो क्या होगा भाई। यहाँ पे आपने श्रीलंका में देखा ना क्या हुआ, डिस्प्यूट हुए, इतने डिस्प्यूट बढ़े कि वहाँ पे सिविल वार आ गया। और उसी तरह बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयरिंग हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे तुरंत ही मतलब कि मैटर सॉल्व हो गया, इसकी सिविल वार वाली कंडीशन नहीं आई। तो पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात आती है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। तो इसके दो रीजन होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन होते हैं और एक मोरल रीजन होते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ प्रूडेंशियल रीजन के बारे में। तो हमारा जो ये प्रूडेंशियल रीजन है उसमें आता है कि ये हमारे दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकता है, जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा। और ये वायलेंस को रोकता है, वायलेंस मतलब कि लड़ाई झगड़ा ये सबको ये रोकता है। और साथ ही साथ ये हमें इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर्स, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट बना हुआ है बार बार हटेगा नहीं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए फिक्स रहेगा, स्टेबल रहता है हमारे इसमें, मतलब कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहता है। अब हमारा जो दूसरा कारण आता है वो होता है मॉरल रीजन। तो मॉरल रीजन ये होता है कि पॉलिटिक्स मतलब कि पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब कि जुनून है एक तरह से, मतलब कि कारण है, डेमोक्रेसी का ये कारण हो सकता है। तो उसके बाद हमारा बात आता है पावर शेयरिंग इज शेयर्ड विद द पीपल इन डेमोक्रेसी, मतलब कि जो हमारे ये पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के अंदर आदमियों के बीच में शेयर किया जाता है। और तीसरा कारण ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट। तो अब यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे है। तो अब हमारे यहाँ पे बात आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। तो हमारे यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जिसमें कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आप हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर ही समझते होगे, तो उसी के तरह बिल्कुल ये सेम है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉज बनाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, और एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉज को इम्प्लाई करता है, और जुडिशियरी होता है जो मतलब कि दो कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्प्यूट चल रही है उसको सॉल्व करता है। जैसे कि आपने हमारे इंडियन कंट्री में भी देखा होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें जो हमारा पावर होता है वो इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना किसी को ज्यादा पावर मिलता है ना किसी को कम पावर मिलता है। तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को ये सेम पावर देता है। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधा सा लाइन होता है जिसमें कि ऊपर से नीचे आता है। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे होता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। हमारे इंडिया में भी सेम ऐसा ही होता है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी। तो हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोल सकते हैं।
जिसमें कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होल्डिंग होता है, उसके बाद जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है उससे थोड़ा कम पावर होल्डिंग होता है, और जो हमारा फिर लोकल गवर्नमेंट होता है उसके पास उससे लो पावर शेयरिंग होल्डिंग होता है। तो हमारा ये सब जो होता है वो एक सब्जेक्ट के अंदर में मतलब कि वर्क करता है, और इस सब्जेक्ट को कौन अलाउ करता है, वो अलाउ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आपको इस फील्ड के अंदर ही काम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इतने सब्जेक्ट के अंदर ही आप काम कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट है तो आप इतने सब्जेक्ट के अंदर ही काम कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही मतलब कि इलेबरेट करके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। जो हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है कि मतलब जो पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट पार्टीज के बीच में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। तो प्रेशर ग्रुप्स मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब कि बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, मतलब कि जो आंदोलन करते हैं पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाते हैं। तो बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, आंदोलन करते हैं ना, मतलब कि इसका रेट बढ़ा दो, इकोनॉमिकली वैल्यू होना चाहिए ना, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो इसके लिए उन लोग अपना आंदोलन करते हैं ताकि उन सबका भी वैल्यू बढ़ सके। तो गाइज यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये इसके बाद वाला अगला वीडियो भी मिल सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।